And welcome back to SK1AKS, and once again we are back with our one shot videos for JEE and as well as NEET. And since बहुत दिनों से मुझे कफ थी, that's why मैं अपनी वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था. And so we are back once again. हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखेंगे. This chapter is electric charges and fields, जिसको हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे फॉर JEE and NEET. एक्चुअल में अगर हम लोग NCERT की बात करें ऑफ 12th क्लास, तो बेसिकली 11th क्लास का तो पूरा सिलेबस हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया. 12th में ये एनसीईआरटी में ना ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, गॉसेस लॉ एंड ये दोनों कंबाइंड हैं. एंड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड रेस्ट कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं, वो फील्ड क्रिएट करते हैं या फिर दूसरे चार्जेस कैसे उस फील्ड के साथ इंटरैक्ट या फिर रिएक्ट करते हैं. एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके बाद. बट विल ट्राई टू पॉसिबली ब्रेक दिस चैप्टर इनटू 2 चैप्टर्स, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के फिक्स्ड पैटर्न से नहीं पढ़ रहे हैं, बट रादर हम लोग इसको एज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एज चैप्टर ट्रीट करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर इन वन शॉट. एंड जो गॉसेस लॉ है वो सेपरेटली होगा एज अनदर चैप्टर, क्योंकि गॉस लॉ खुद में एक बहुत ही बड़ा एंड वास्ट टॉपिक है. सो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ चैप्टर इन इट्स ओन सेल्फ, सिंस वी आर नॉट कवरिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज हेल्पफुल फॉर जेईई एंड नीट बट नॉट कंप्लीटली सफिशिएंट फॉर जेईई एंड नीट. तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स देख लेते हैं. पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है हमारी, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड एट रेस्ट. इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस जस्ट लाइक मास ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो कि सारी बॉडीज में एग्जिस्ट करती है. वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैटर की एक फंडामेंटल, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. एंड अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें, सो ऑब्वियसली मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग एंड इन फैक्ट एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी नोइंग एक मॉडल ऑफ एन एटम कैसा होता है. क्लासिकली देखें, एक एटम में यहाँ पे सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है एंड इसके चारों तरफ ऑल हेयर्स द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन इसको ऑर्बिट करते हैं. देयर आर मैनी शेल्स, राइट. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं. अगर एक ऑर्बिट है दैट्स अ हाइड्रोजन एटम. फॉर डबल देयर आर मोर. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेंटर पे न्यूक्लियस है, हम लोग तो एक सिंगल हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं. एक सिंपल सा एक हाइड्रोजन एटम में यू विल फाइंड अ न्यूट्रॉन, there's a प्रोटॉन, जो कि फिक्स्ड होते हैं कंबाइंड इन द न्यूक्लियस, जिसे कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियस कहते हैं. इसके अराउंड दैट इज एन इलेक्ट्रॉन. अब सिंस हम लोग जानते हैं सारे मैटर ऑब्जेक्ट, सारे जितने भी मैटर आप देखोगे वो सारे एटम से बने होते हैं, जो कि फंडामेंटली न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली अराइज कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस अराइज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से. न्यूट्रॉन को जीरो चार्ज वाला पार्टिकल माना जाता है कि न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये बाकी चार्जेस के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकली. एंड ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी एक मास होता है. एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, सिंस मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो ये अराइज इसके अंदर के प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के साथ करती है. दैट इज व्हाट्स हैपनिंग. इलेक्ट्रॉन को माना गया है इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन को माना गया है प्रोटॉन के पास, किसी भी एक प्रोटॉन के पास उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज होता है. तो चार्जेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव. दिस वर्क वाज डन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्हें हम लोग जानते हैं हु वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. तो इसे दो पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइड कर दिया गया. पॉजिटिव हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का, एंड पॉजिटिव हम लोग मानते हैं द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन. फिर माना जाता है कि जो दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को रैपल करते हैं. मतलब अगर आप दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करो, ये रैपल करेंगे, एक रेपल्सिव फोर्स क्रिएट होती है. यानी कि जैसे मासेस ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट करते हैं, वैसे ही चार्जेस इलेक्ट्रिकली इंटरैक्ट कर सकते हैं जब ये रेस्ट पे होते हैं. दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रैपल करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इस पूरे 3 केसेस को, या फिर यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो सकते हैं, तो ओवरऑल तो 3 ही केसेस हैं. इन केसेस को हम लोग एक सिंबल से स्टेटमेंट में समराइज कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस रैपल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. लाइक चार्जेस मतलब चार्जेस विद द सेम साइन, एंड अनलाइक चार्जेस विद ऑपोजिट साइन. मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैटर नहीं करता है. मैग्नीट्यूड मैटर करता है अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स चाहिए कि कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स से ये अट्रैक्ट या फिर रेपल कर रहे हैं. लेकिन अगर अट्रैक्शन एंड रिपल्जन यानी कि साइन ऑफ द फोर्सेस की बात करें,
तो ये सिर्फ इनकी चार्जेस की साइन की वजह से होती है। सिंस दो काइंड की चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स वाई हमारी जो फोर्स होती है ये भी रेपल्सिव एंड अट्रैक्टिव होती है। एंड जो मासेस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकती है। पहले माना जाता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एट वेरी लार्ज डिस्टेंस रेपल्सिव भी हो सकती है, वो माना गया एक्चुअल में एक एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दूसरे कंसेप्ट में मिल गया, बट अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू डीप एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल स्टफ, रादर लेट्स डिस्कस अगेन बैक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी फ्लो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली इंटरैक्ट कर सकते हैं। जब ये मूव करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंटरैक्ट करते हैं, मतलब जो मूविंग चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सर्ट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। जब ये चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस भी एक्सर्ट करते हैं एंड उसके साथ ये रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। इवन दिस फैक्ट की लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये तो हो गया। अगर इसके चार्ज की बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन के पास या फिर एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है ये होता है नेगेटिव ई अमाउंट का, जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज ई, अभी मैं बताऊंगा। पहले इसकी मैग्नीट्यूड होती है और रादर इसकी वैल्यू होती है, नॉट सेइंग मैग्नीट्यूड, -1.6 × 10⁻⁹ कुलम, जहाँ पे कुलम होता है SI यूनिट ऑफ चार्ज। एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव ई विच इज पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁹ कुलम। तो अगेन इनके पास सेम अमाउंट का चार्ज है, बस डिफरेंस आ जाता है साइन में। ये जो E है हमारा, सिंस मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ द मटेरियल, तो ऐसा माना जाता है कि इससे छोटे अमाउंट का चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपके पास 1 कूलम का चार्ज हो सकता है आपके पास 2 कूलम का चार्ज हो, लेकिन एक लिमिट है कि आप कितना छोटा चार्ज अचीव कर सकते हो, एंड दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज, जिसे द क्वांटम ऑफ चार्ज भी कहा जा सकता है, कि कभी भी आप E से छोटे अमाउंट में चार्ज नहीं गेन कर सकते। मतलब आप E/2 का चार्ज कभी भी आपको नहीं मिल सकता, E/3 का चार्ज नहीं मिल सकता। क्या हमें 2E/3 मिल सकता है? 2E/3 भी नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि 2E/3 को कैसे लिख सकते हैं इसको 2E/3 को एक फ्रैक्शन में एज एडिशन ऑफ 2 चार्जेस लिखा जा सकता है, while the second charge will be obviously smaller than E, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलता है कि जो भी चार्जेस हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ये हमेशा एक इंटीजर टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होंगे या फिर एलिमेंट्री चार्जेस के इक्वल होंगे। तो कोई भी आपके पास चार्ज है जिसे हम लोग स्मॉल क्यू या फिर समटाइम्स कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ये हमेशा एक इंटीजर टाइम्स द एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होगा। दिस इज ऑलवेज फॉलोड, ये रूल ब्रेक नहीं करता है। एंड दिस इज द कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, की चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कि इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस की बात करें तो ये बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर आप 12th में हो तो आपने 11th में फंक्शंस को पढ़ा होगा, एंड 12th में जब और डिटेल में जाओगे तब यू विल रियलाइज व्हाट आर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस फंक्शंस एग्जैक्टली। बट टू बी सेइंग कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अगर हम लोग उसका ग्राफ बनाते हैं, लाइक से हमारे पास एक फंक्शन है f एज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस जस्ट लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर f x पे डिपेंड कर रहा है एंड इसका मैं ग्राफ बनाऊं, हम लोग कहते हैं कि f इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस अगर 2 वैल्यूज के बीच से मैं ये एक ऐसा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो x1 एंड x2 के बीच अगर इसकी वैल्यू है f1 एंड f2 तो x1 एंड x2 के बीच अगर हम लोग इसकी ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो इट कैन टेक एवरी सिंगल वैल्यू बिटवीन f1 एंड f2, यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं बिटवीन दीज 2 टर्म्स इन दिस इंटरवल, ये इसको सारी वैल्यूज ये अचीव कर सकता है। वाइल अगर हम लोग यही बोलते हैं कि ये फंक्शन डिस्क्रीट है यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे जंप्स हो सकते हैं
कि ऐसा भी हो सकता है कि x1 से हम लोग x2 जा रहे हैं लेकिन ये वैल्यू कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हो, रादर यहाँ से ये सीधे यहाँ पे जंप कर जाए। सो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। चार्ज हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज इसके पास कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। सो दिस माइट बी पॉसिबल 1 कूलम का चार्ज हो, एंड ऑब्वियसली 1 कूलम का चार्ज नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें जिस चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं एज 6 into 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और टू बी मोर प्रिसाइज इसकी कैलकुलेशन विल बी समवट लाइक 6.25 into 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैंने जस्ट एज अ रफ आइडिया दिया है, यू शुड ट्राई द कैलकुलेशन यूजिंग दिस इक्वेशन कि एन हमें मिल सकता है एस क्यूब 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स -1 का कूलम एक्चुअल में चार्ज क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव 1 कूलम चाहिए, सो 6 into 10 पे पावर 18 प्रोटॉन्स इतना चार्ज क्रिएट करेंगे। वेल ऐसा हो सकता है हमारे पास 1.25 कूलम नहीं हो, that might also be possible. So that is the thing that I am trying to say, and indeed 1.25 coulomb doesn't seem to be possible right here. तो ये हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज फॉलो करेगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। एक और प्रिंसिपल है कि चार्ज कभी भी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटिंग चार्ज, एक ये हो गया, दूसरा होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। conservation of charge is just like conservation of mass and conservation of momentum and conservation of energy, कि चार्ज को कभी आप क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड, एंड इसको आप कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सो इफ यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय चार्ज, सो दिस इज नेवर पॉसिबल। इसकी क्रिएशन एंड इसकी डिस्ट्रक्शन नहीं पॉसिबल है, यानी कि चार्ज को आप एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर जरूर कर सकते हो। ये कैसे होता है, आई विल बी टेलिंग अबाउट दैट व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब ऑल ऑफ इट एंड आफ्टर दैट
एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन एंड सिंस अब हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ की डिस्कशन कर लिया, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हो तब किसी भी स्पेसिफिक चार्ज पे कितनी फोर्स होती है। सिंस वी नो तब ईच चार्ज उस चार्ज पे एक काइंड की फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, एक्सर्ट करेगा। सो वी हैव अ चार्ज हियर Q0 and here are a lot of other charges like Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5। तो ये सारे चार्जेस इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे एक्सर्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड ऑन देयर ओन चार्ज एंड द साइन ऑफ देयर चार्जेस। तो इस पे जो हमारी नेट फोर्स आती है इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस से, एंड दिस इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज। कि अगर ईच चार्ज इंडिविजुअली सिर्फ वहां पे होता तब वहां पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करता ईच चार्ज उस चार्ज पे, तो इसका हमें सिर्फ वेक्टर सम करना है एंड दैट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट चार्ज जिस पे we are interested to find out the net force. This is the principle of superposition of forces, a really simple concept, किसी को भी obviously पता ही होगा just by intuition and just by logic, but yet we explain it here so not to be confused. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कूलम्ब्स लॉ खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली बेटर वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस अराइज कैसे करते हैं। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन तब क्या होगा, तब हम लोग डिफाइन करते हैं एक ऐसा कंसेप्ट कि अगर आपके पास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q0, जब आप Q0 को Q के पास में लाओगे, Q0 पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो कि रेपल्सिव होगी अगर बोथ आर लाइक, एंड इफ देयर अनलाइक चार्जेस तो ये अट्रैक्टिव होगी। तो हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि कोई भी हमारे पास चार्ज है, तो अगर कोई भी दूसरा चार्ज उस रीजन में हो या ना हो, लेकिन कोई भी चार्ज के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल, कैसी प्रॉपर्टी कि ये अपने सारे रीजन अराउंड इट में एक काइंड की फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि एक ऐसा वेक्टर फंक्शन, एक ऐसा वेक्टर क्रिएट करता है जो कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगी। दिस इज कॉल्ड अ फील्ड वेक्टर। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, एक फील्ड वेक्टर है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेक्टर होगा। तो दूसरा चार्ज यहाँ पे हो या ना हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसी चार्ज पे नहीं बल्कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। एंड जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जब किसी दूसरे चार्ज को हम उस पॉइंट पे लाते हैं तब क्या होता है, वो फील्ड एक्ट करती है एंड वो फील्ड इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर दिए, अट्रैक्टिव या फिर रेपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ अपॉन द साइन ऑफ चार्जेस। तो ये एक्चुअल में एक 2 स्टेप प्रोसेस है कि पहले ये चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा, दूसरे प्रोसेस में ये चार्जेस फील्ड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर इंटरैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कि दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज मैथमेटिकली, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, अगर हमें कोई भी ड्यू टू एनी सर्टेन चार्ज चाहिए तो ये किसी भी चार्ज Q0 पे ये फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट करिए, दैट इज वेक्टर F डिवाइडेड बाय Q0। तो एट दिस सर्टेन पॉइंट अगर हमें एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पॉइंट P पे अगर हम लोगों ने Q0 को रखा तो कितनी फोर्स एक्सर्ट होती है, वेक्टरली डिवाइडेड बाय Q0 इटसेल्फ, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। रियली सिंपल कंसेप्ट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन एट टाइम्स बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत बार आप देखोगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन जस्ट इन केस यूनिफॉर्म होता है एंड अगर यहाँ पे एक काइंड की सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, जो कि गॉसेस लॉ में हम लोग देखेंगे, हमें ऐसी काइंड की जो भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सिमेट्री विच विल बी रियली डिस्कसिंग अ लॉट इन गॉसेस लॉ, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल कैलकुलेशन से ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हैं। अ रियली इजी प्रोसेस, दैट्स व्हाई गॉस लॉ इज वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट एट नाउ विल हैव टू ट्रीट देम एज वेक्टर्स। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स कैसे एक्सर्ट होता है, वेक्टर F डिफाइन कर ले, सो दिस इज नथिंग बट K टाइम्स Q0 ओवर R स्क्वायर। वेक्टर चाहिए सो दैट्स R कैप, इसलिए ड्यू टू एनी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं डिवाइडेड बाय Q0 कर दो, तो किसी पॉइंट P पे जो कि एक डिस्टेंस R पे है एंड दैट इज द यूनिट वेक्टर, यहाँ पे R कैप ले लें, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड टू बी नथिंग बट K टाइम्स में Q टाइम ओवर R स्क्वायर टाइम्स में R कैप हो गया इन दैट डायरेक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ चार्ज पॉजिटिव ले लें तो हमें मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड R कैप के डायरेक्शन में। यहाँ से हमें एक बात मिलती है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है
तो इसके अराउंड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये रेडियली आउटवर्ड पॉइंट करती है। दिस इज नथिंग न्यू बट जो कि हम लोगों ने एक रिजल्ट डिराइव किया फ्रॉम दिस इक्वेशन। साइन ऑफ चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव आर कैप में होती है, यानी कि आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड पॉइंट करती है। So for positive charge it's radially outward, negative charge के लिए radially inward. That is how electric field behaves and that is the reason test charge usually most cases में हम लोग positive ही लेते हैं। That is how test charges are supposed to be. ये भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस देखें तो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं उनकी वजह से फील्ड क्रिएट होगी तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एग्जिस्ट कर सकती है कि एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जो इंडिविजुअली वो चार्जेस सिर्फ वही चार्जेस एग्जिस्ट करती है तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते फॉर ईच चार्ज हमें ऐसे एज्यूम करना है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ईच चार्ज ऑन दैट स्पेसिफिक पॉइंट by neglecting all other charges at a time, once at a time calculate करना है, sum करना है vectorly and that is the net electric field at a point. Remember कि चार्ज वहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है हो या ना हो, it doesn't matter. The source charge matters for the field and it is the field ये खुद स्पेस में ही एग्जिस्ट करती है अराउंड दैट इज सराउंडिंग द चार्ज। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फील्ड जीरो होगी, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे नन जीरो होगी बट एट लार्ज डिस्टेंसेस इसकी वैल्यू कम होती है। सो एज वी नो ग्रेजुअली हम लोग चार्ज से अवे मूव करेंगे तो ये फील्ड क्या होता है ये कम होते जाती है। दैट इज द रीजन। एंड फोर्स ऑन एनी स्पेसिफिक चार्ज, तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ड्यू टू अ सर्टेन सोर्स चार्ज तो हमें वहाँ पे उस पॉइंट पे एक चार्ज क्यू नॉट रखने पे कितना फोर्स मिलेगा वो हम सिंपली क्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड से भी निकाल सकते हैं। सो इफ वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कन्फिगरेशन तो किसी भी टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा इजिली डिराइव कर सकते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिटिल मोर अबाउट दिस कंसेप्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, फिर ये भी फिनिश होगा बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब। ऑलराइट एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं अबाउट चार्ज डेंसिटीज। जैसे हम लोगों ने मास डेंसिटी पढ़ा था, देयर आर आल्सो चार्ज डेंसिटी। अगर हमारे पास एक से काइंड की रॉड है यानी कि एक काइंड की लेंथ वन डिमेंशनल इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है देन इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू कंप्यूट द चार्ज डेंसिटीज फॉर दिस। इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं अगर हमारे पास चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, से हमारे पास एक लेंथ है L जिसपे टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग लैम्डा विच इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी द चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं। दिस इज फॉर वन डायमेंशन। अगर यही चार्ज एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया है A, टोटल चार्ज Q, तो यहाँ पे हम लोग एक सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A डिफाइन करते हैं एंड ये गॉसेस लॉ की कैलकुलेशन में बहुत ही यूजफुल होता है। वहीं अगर हमारे पास एक वॉल्यूम है समथिंग लाइक अ सिलेंडर और समथिंग, वॉल्यूम V में टोटल चार्ज Q है तो V डिफाइन यहाँ पे सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं बाय द सिंबल रो विच इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये गॉसेस लॉ की कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्पफुल होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर थिंग। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में हमारी होती है जो कि फील्ड कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपनी सराउंडिंग स्पेस में क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए एक अगर पिक्टोरियल देखें तो अगर हमारे पास एक क्वांटिटी चाहिए सो वी से ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमारे पास ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गए, इस पॉइंट पे और कम हो गए, इस पॉइंट पे और कम हो गए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कम होते जाती है। अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हमारे पास हो गई व्हाट वी कॉल्ड अ फील्ड लाइन। बेसिकली इन ऑल डायरेक्शंस फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है। पॉजिटिव चार्ज हो तो रेडियली आउटवर्ड होंगी, यही हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो तो ये फील्ड लाइंस भी रेडियली इनवर्ड होती हैं। व्हाट आर फील्ड लाइंस एक्चुअली? हमारे पास सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है गोइंग थ्रू पॉइंट्स कंसेक्यूटिवली, तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी, सारे को कंबाइन कर दिया, सारे एरो हेड्स को सिंगल एरो हेड से रिप्लेस कर दिए। यहाँ से फायदा क्या होता है हमें ईच पॉइंट पे, इट इज एक्चुअली इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी टू हेल्प अस विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड्स। कभी कभी ये कर्व्स हो सकते हैं, ये कर्व्स भी हो सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक
पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो वहां से जो टैंजेंट होगा ना, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जो लेंथ ऑफ एरो होती है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चलता है एंड उसके साथ डायरेक्शन भी पता चल जाती है। यहाँ पे हमें सिर्फ डायरेक्शन पता चल रही है लेकिन मैग्नीट्यूड पता चल सकता है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट फॉर ईच पॉइंट, हम लोग इनफाइनाइट फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे देयर आर सो मैनी फील्ड लाइंस, जिन पॉइंट्स पे फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड हायर होता है। यहाँ पे अगर इस रीजन में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड्स बहुत क्लोज हैं, फील्ड लाइन बहुत क्लोज है, फील्ड हाई है। इन पॉइंट्स पे फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो इन कंपेयर टू दीज इंक्रीज कर गई, यहाँ पे फील्ड कम हो जाती है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो जो हमारी फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पे अगर मैं बहुत सारी फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ, क्लोज है तो फील्ड हाई होगी, यहाँ पे फार है तो फील्ड लो होगी। तो जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम इन स्पेस और सो, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं कि कितनी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे एंड किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड चाहिए तो वहाँ पे जो हमारी टैंजेंट टू इट होगी वो फील्ड लाइंस बेसिकली टैंजेंट टू फील्ड लाइंस फील्ड की डायरेक्शन देंगे। इसके साथ हमेशा रिमेंबर कि सिंस यहाँ से रेडियली आउटवर्ड जा रही है, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड आ रही है, हम लोग डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज पे एंड कर जाते हैं। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट होंगे, नेगेटिव पे एंड हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों है, यहाँ से स्टार्ट होंगे कुछ ऐसे, यहाँ से एंड हो जाएंगे। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिस सिचुएशन को अगर हम लोग डाइपोल बोलते हैं, बोथ चार्जेस आर मैग्नीट्यूड सेम, तो यहाँ पे कुछ ऐसी हमारी सिचुएशन होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डाइपोल। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, राइट। ये यहाँ से आई, ये यहाँ पे गई, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारी सारी फील्ड लाइंस पॉजिटिव पे स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी। अगर पिक्चर में सिर्फ पॉजिटिव है तो हम लोग एज्यूम कि ये यहाँ पे स्टार्ट हो गई, इनफाइनाइटली फार अवे कोई नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे एंड कर जाएंगे। सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइटली फार अवे कैसी पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे आके एंड हो गई। दैट इज व्हाट वी आर एज्यूमिंग। पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगी। अवे फ्रॉम ईच अदर क्यों? क्योंकि ये रैपल होते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं, इसीलिए सो दैट दे आर रैपलिंग ईच अदर, जो फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से अवे जाएंगी। एंड सिर्फ दो पॉइंट पे कभी भी किसी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती है। दैट इज द रीजन दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये क्रॉस कर जाती हैं या फिर इंटरसेक्ट कर जाती हैं, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे देयर आर टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एंड दैट इज द थिंग, दे डोंट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाएंगी, दैट कैन नेवर हैपन। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आप पढ़ोगे तो वो बेसिकली कहीं स्टार्ट नहीं करती है, कहीं एंड नहीं करती है, वो रादर क्लोज लूप बनाती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिस ऑल दैट्स हैपनिंग। ये हो गया इसके बारे में। ये जो काइंड का चार्ज कन्फिगरेशन है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर ये इक्वल अमाउंट में है सो दिस इज द केस नोन फॉर एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बारे में विल गिव फ्यू मिनट्स, उसके बाद चैप्टर विल बी एंटायरली फिनिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑल। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रिमेंबर दैट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाथ या फिर ट्रैजेक्टरीज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बताती हैं व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन स्पेस, बट दैट इज नॉट व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर। वो फोर्स की डायरेक्शन बता सकती हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है सो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव है सो दैट इज माइनस क्यू वेक्टरी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ डायरेक्शन बताएंगी, नॉट ट्रैजेक्टरीज। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द केस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, एंड दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड है, बस ऑपोजिट साइन है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, बहुत लंबी सेपरेशन पे देखें, इनकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कोई भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे किसी बहुत ही फार अवे पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली ये चार्जेस
नियर अबाउट तो कैंसिल होंगे क्योंकि इनकी बीच की डिस्टेंस फॉर वेरी फार अवे पॉइंट्स नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो ये नियर अबाउट जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगी फॉर नियर अबाउट जीरो नेट चार्ज। दैट इज द थिंग दैट्स हैपनिंग। एंड इनके बीच में भी क्या होता है, दैट इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे आप कोई भी चार्ज रखो तो क्या होगा, इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके स्पेशल केस है कि दीज आर एक्चुअली वेरी स्पेशल सिस्टम्स। कैपेसिटर्स में भी आप देखोगे तो वहां पे भी यहाँ ऐसा केस आता है, एंड मैनी अदर सिस्टम्स। इसके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखते हैं, विच विल स्टडी वेरी एज वेरी इंपॉर्टेंट केस, कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे हम लोगों ने वेक्टर ई से डिनोट किया। दीज आर द फील्ड लाइंस। अगर फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि हम लोगों ने एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है। इसमें मैंने एक डाइपोल को अरेंज कर दिया कुछ ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो वी नो दोनों चार्जेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट करेगी। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का ये डिस्टेंस डी है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी, वेक्टर एफ, दैट इज क्यू वेक्टर ई। यहाँ पे अगर हम लोग देखें नेगेटिव चार्ज पे कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी, वेक्टर एफ नेगेटिव क्यू वेक्टर ई। अगर क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी, नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है ड्यू टू दैट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स ऑन दिस देखें, अगर हमारी फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। लेकिन सिंस यहाँ पे हम लोग एक लाइन ऑफ एक्शन देख सकते हैं, तो अगर ये अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि कुछ ऐसे अरेंजमेंट है, तो ऑब्वियसली कोई नेट टॉर्क नहीं होगी। लेकिन ये विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सिचुएशन अलाइंड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक टॉर्क एग्जिस्ट कर सकती है। अगर डिस्टेंस डी है, इस एंगल को अगर मैंने फाई माना या फिर थीटा हम लोग मान लेते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, यानी कि ये जो डायरेक्शन है दिस रेडियल लाइन दिस डिस्टेंस का विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी साइन थीटा हो गई। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक नेट टॉर्क एक्ट करेगा। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, बट ड्यू टू दिस लाइन ऑफ एक्शन की यहाँ पे जितना फोर्स उतना ही यहाँ पे फोर्स थ्रू अ लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक टॉर्क एक्ट करेगा विच विल बी व्हाट, विच विल बी क्यू टाइम्स में ई टाइम्स में हो गया डी साइन थीटा। बेसिकली एक टॉर्क एक्ट करे। ये टॉर्क क्या करेगा, इस काइंड के डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ अलाइन करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली पहले से अलाइन है, सो नेट फोर्स इज ऑल्सो जीरो, नेट टॉर्क इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये जो टर्म है Q टाइम्स डी, इसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। दिस इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो चार्ज है ऑन ईच, एक्चुअल में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच टाइम्स में जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। एंड इसी को वेक्टरली विद द डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं। अगर डायरेक्शन की बात करें, सो दिस इज सेड टू बी फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, इससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट लेते हैं। दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम लोगों ने Q टाइम्स D को लिख दिया एज P, so this is tau is nothing but PE times sin theta. So जो टॉर्क एक्ट करती है अगर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो बेसिकली एंगल थीटा है, सो दिस टॉर्क इज P टाइम्स E टाइम्स sin थीटा। अगर मैं टॉर्क को वेक्टर के फॉर्म में, से टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एंड सिंस P खुद वेक्टर है, तो इसको हम लोग वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख सकते हैं। यानी कि जो टॉर्क एक्ट करती है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल टाइम्स में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कांस्टेंट टाइम्स नॉट मैग्नीट्यूड बट द वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी टॉर्क एक्ट करती है जो कि इसे इसकी डायरेक्शन के साथ अलाइन करेगी। ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन है, मतलब यहाँ से साइन थीटा जीरो हो गया, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगी। तो ये अलाइन करने की कोशिश करेगी, सिर्फ अलाइन करेगी तो ऑब्वियसली वर्क करेगी। तो एक छोटे से एंगल डी थीटा के और रोटेट करने में डी डब्ल्यू वर्क करेगा ये टॉर्क डी थीटा। अगर इसी को हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर दें एंड इसे पीई के टर्म्स में लिख दें, यू विल फाइंड द वर्क डन बाय द टॉर्क फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2।
तो वहां से हम लोग ये जो वर्क डन हमें मिल रहा है इसे एज U1 माइनस U2 लिख सकते हैं। सिर्फ वर्क करेगा तो इसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, रादर नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी वर्क होता है उससे अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, विच एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो इन्हें एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस है, यहाँ पे एक इससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैं सीधे वैल्यू बता देता हूँ, दिस इज नेगेटिव वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। किसी भी इंस्टेंट पे व्हाट यू नीड इज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। रिमेंबर यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब नेट फोर्स भी नॉन जीरो है, नेट टॉर्क भी नॉन जीरो है। एंड यहाँ पे यू नीड द डेरिवेशन व्हाट आई हैव सेड, बस हमें वर्क डन फ्रॉम θ1 टू θ2 ऑब्वियसली निकालने, इंटीग्रेट करने U1 माइनस U2 के फॉर्म में, एंड एट ईच स्टेट हमें मिल जाएगा। दैट इज लुक, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, वरना दीज टू क्वांटिटीज में सीम सिमिलर, बट एक्चुअल में दिस इज द टॉर्क जिसकी वजह से जो वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस डाइपोल में चेंज हो रहा है। एंड फाइनली वी हैव कवर्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इन वन शॉट। ये पूरा चैप्टर कवर हो गया है। अगले चैप्टर्स विल बी अबाउट गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ऑल दिस स्टफ, and then we'll move on to electrodynamics, which will be really fun thing to do. But that was all for today, and thanks to all of us, and Jai Hind, Jai Bharat.